गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं, जिनके टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले इसके कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको जानना जरूरी है। उसमें सबसे पहले एक आता है कल्पना दर्श, जिसे इंग्लिश हम लोग यूटोपिया कहते हैं। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। हम ऐसा समझते हैं कि यूटोपिया लोग ऐसे होते हैं कि जो ये कहते हैं कि बाघ और बकरी एक ही घाट पे पानी पिए, कोई अपने घर में ताला नहीं लगाए, कोई चोरी ना करे, कोई झूठ ना बोले। क्या इस तरह का आदर्श संभव है? इस तरह के आदर्श बिल्कुल संभव नहीं है। तो इसी तरह के आदर्श को समझने वाले, मानने वाले लोग जो होते हैं, उन्हें हम लोग कल्पनादर्श या यूटोपिया के नाम से जानते हैं। इसके यूटोपिया के रचनाकार जो थे, इस अवधारणा को मानने वाले, उनका नाम था फ्रेडरिक शोरियो। हम निरंकुशवाद के बारे में बात करते हैं। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। निरंकुशवाद का अर्थ होता है कि ऐसी सरकारें जो अपने मन की करे, किसी दूसरे की नहीं सुने, उनके जो शब्द होते हैं वही कानून होता है, वो जो करते हैं वही होता है सब कुछ। तो ऐसे शासन को हम लोग निरंकुशवाद कहते हैं। उनके ऊपर किसी का लगाम नहीं होता है। ऐसी सरकारें निरंकुश सरकारें कहलाती है। जैसे हिटलर के बारे में या मुसोलिनी के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि वो निरंकुशवाद की एक पराकाष्ठा थी। राष्ट्रवाद की अवधारणा का सूत्रपात फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने की थी। रेनन के अनुसार उन्होंने राष्ट्रवाद की परिभाषा इस तरह से दी थी: राष्ट्रवाद एक भावना है जो अपने राष्ट्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों में प्रेम और एकता की भावना भरता है। यह एक ऐसी भावना है जो पूरे विश्व में हर देश के लोगों में भावना के रूप में रहती है। ऐसा माना जाता है कि इसका विकास आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। राष्ट्रवाद किसी एक देश में रहने वाले लोग, जिन्हें अपनी संस्कृति पे, अपनी सभ्यता पर गर्व होता है और वो समझते हैं कि एक भौगोलिक परिवेश में रहने वाले सभी वो एक ही मत के मानने वाले लोग हैं। जिस तरह एक भारत में रहने वाला व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में रहे, वो अपने आप को भारतीय मानने में गर्व महसूस करता है। ऐसा ही भावना यूरोप के देशों में फैली थी। इसके अग्रदूत थे फ्रांस। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान, जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जनमत संग्रह, जिस तरह से आज हमारे देश में चुनाव होते हैं और चुनाव में हम लोग हमारे नेता एक घोषणा पत्र तैयार करते हैं और लोगों के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि मैं उनके लिए क्या क्या कर सकता हूँ, उस तरीके से जनमत संग्रह होता है, जिसमें प्रत्यक्ष मतदान होता है और लोगों को उस प्रस्ताव में उसको स्वीकारने या उसको अस्वीकार करने का अधिकार होता है। ये जनमत संग्रह कहलाते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में जनमत संग्रह उसकी एक विशेषता है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता को एक महिला का रूप दिया गया था। उसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल, यानी एनलाइटमेंट ऑफ टॉर्च, यानी एक मशाल होती थी जो ज्ञानोदय का मशाल था, जबकि दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र रहता था। ओके।